हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम तैयारी कर रहे थे यूजीसी नेट इतिहास पेपर 2 जून 2024 और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। और उसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जो केसी श्रीवास्तव जी की बुक है उसको हम संपूर्ण अध्ययन हम उसका कर रहे हैं। तो हमने उसके जो फर्स्ट यूनिट है उसके 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्य, उनके जो तीनों पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण है वो हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने प्राचीन भारतीय जो सभ्यता या संस्कृति है उसकी परिभाषा, उसके अध्ययन क्षेत्र और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मेंस आंसर राइटिंग है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे राइटिंग के लिए भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति, उसकी एक विशेषता है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसका समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विभिन्नता में एकता। भारत एक विशाल देश है जहां प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की अनेक विशेषताएं और विषमताएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर उत्तुंग शिखर है तो दूसरी ओर नीचे मैदान है। एक ओर अत्यंत उर्वर प्रदेश तो दूसरी ओर विशाल विशाल रेगिस्तान है। भारत में एक तरफ अत्यंत उर्वर प्रदेश है तो दूसरी तरफ क्या है, राजस्थान जैसे प्रदेश में रेगिस्तान है। यहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में क्या है, अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। कहीं पर बर्फ गिर रही है, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। प्राणियों एवं वनस्पतियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। कुछ भागों में घनघोर वर्षा होती है तो कुछ भाग नाम मात्र की वर्षा प्राप्त करते हैं। भारत में विश्व के प्राय सभी प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों की भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। ये समस्त विषमताएं किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को खटक सकती हैं तथा उसे यह संदेह हो सकता है कि भारत एक न होकर, यानी भारत एक देश न होकर छोटे छोटे खंडों का विशाल समूह है जहां प्रत्येक की अपनी अलग अलग संस्कृति है। भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, अलग अलग वेशभूषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो कोई भी जो भारत से बाहर से कोई भी जो विदेशी एक बार भारत में आएगा तो वो देखेगा तो उसको यह संदेह हो जाएगा कि भारत एक देश नहीं है, यह अनेक अलग अलग जो खंड हैं उनका एक विशाल समूह है जहां प्रत्येक की अपनी अलग अलग संस्कृति है। किंतु इन प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताओं के मध्य एकता की एक अविच्छिन्न कड़ी है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हर्बर्ट रिजले ने लिखा है, भारत में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विविधताओं, भाषा, प्रथाओं तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच हिमालय से कन्याकुमारी तक एक निश्चित आधारभूत समरूपता अब भी देखी जा सकती है। हर्बर्ट रिजले लिखते हैं कि भारत में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विविधताओं, भाषा, प्रथाओं तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच हिमालय से कन्याकुमारी तक एक निश्चित आधारभूत समरूपता अब भी देखे जा सकते हैं कि उनमें धार्मिक, जैसे कि कुछ त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं तो उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। हर महाराष्ट्र में या आप साउथ जो स्टेट है उनमें अगर आप बैसाखी की बात करोगे, जब फसल के ऊपर जो त्योहार है, तो जैसे कि आसाम में अगर बिहू की बात करो आप, ओणम हो गया,
ठीक है, बैसाखी पंजाब में हो गया। तो ये जो त्योहार है उनका मकसद एक ही होता है, लेकिन सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन उनमें समरूपता होती है। तो हर्बर्ट रिजले जी ने ये लिखा है। भारतीय संस्कृति की यह आधारभूत एकता हमें निम्नलिखित स्वरूपों में देखने को मिलती है। तो भारतीय संस्कृति की जो एकता है, विभिन्नता में जो एकता है, वो हमें विभिन्न स्वरूप हैं उनमें देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता, प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है जो इसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विशाल सागर हैं। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं ने देश की इन प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि के निवासी होने का भाव जागृत किया और इस समस्त भूमिखंड को भारतवर्ष की संज्ञा से विभूषित किया। देश की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उनके उनसे क्या है, जो यहाँ का जो निवासी है उसने क्या किया है कि हम भारत के निवासी हैं। ऐसा कोई नहीं बोलते मैं हरियाणवी हूं, मैं पंजाबी हूं। जब अगर यूनिटी की बात आती है तो क्या है, उसने भारत मातृभूमि के निवासी होने का भाव जागृत किया और उन्होंने इस समस्त भूमिखंड को भारतवर्ष की संज्ञा से विभूषित किया। इस विशाल भूखंड में समान संस्कृति विकसित हो सकी। जिस जाति के पास अपनी सुनिश्चित भूमि नहीं होती उसकी कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हो पाती है। बर्बर एवं खानाबदोश जातियां कभी भी संस्कृति का विकास नहीं कर पाती हैं। हिब्रुओं की संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि उनकी कोई सुनिश्चित भूमि नहीं थी। भूमि का देश के लिए वही महत्व है जो मनुष्य के लिए उसके शरीर का होता है। मतलब अगर कोई देश है तो उसके लिए उसका एक भूखंड होना जरूरी होता है और उसका जो महत्व हो उतना ही है जितना मनुष्य के लिए उसका शरीर होता है। राष्ट्र निर्माण के तत्वों में भूमि सर्वप्रधान एवं महत्वपूर्ण है। अतः भारतीय संस्कृति के विकास के लिए प्रथमता समान भूमि का तत्व ही उत्तरदायी रहा है। भारत के निवासियों ने प्रारंभ से ही उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक के विशाल भूखंड को अपनी मातृभूमि माना है। प्राचीन साहित्य में स्थान स्थान पर इस एकता के दर्शन होते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्टता वर्णित है, समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है तथा वहां की संतानें भारतीय हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स बनता है ये, कई बार कथन ये पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है तथा वहां की संतानें भारतीय हैं। यह कथन कहां से लिया गया है? तो ये विष्णु पुराण में लिया गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है ये कि समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है तथा वहां की संतानें भारतीय हैं। विष्णु पुराण में वर्णित है। भूमि की यह एकता भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। इसी ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा है। अन्यथा घटनाओं के तूफान में सब कुछ नष्ट हो गया होता। यही देश की मौलिक एकता का सबल आधार है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूं। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या कहकर देश प्रेम के भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट व्यक्त किया गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अथर्ववेद का सूक्त कौन सा है? सूक्त जो अथर्ववेद का है पृथ्वी सूक्त, और उसमें वर्णन किया गया है कि भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूं। भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूं, यह जो वर्णन मिलता है किसमें? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में मिलता है। भूमि की तुलना एक ऐसी धेनु, कामधेनु जिसको बोलते हैं, धेनु गाय से की गई है जो अपनी विभिन्न संतानों को भाषा, धर्म एवं विश्वास में विभिन्नता के होते हुए भी समभाव से दुग्धपान कराती है। तो भूमि की तुलना एक धेनु से की गई है जो किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करती है, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखती है और सबकी इच्छाएं समभाव से पूर्ण करती है। दूसरा है राजनीतिक एकता।
राजनीतिक एकता। भारत भूमि की एकता की इस अवधारणा ने राजनीतिक एकता को प्रोत्साहन प्रदान किया। यहाँ के महान सम्राटों ने इसे चरितार्थ करने का सफल प्रयास किया। प्राचीन ग्रंथों में सम्राटों के लिए एक राट, राजाधिराज, सार्वभौम जैसे विरुद्ध का प्रयोग मिलता है कि प्राचीन जो सम्राट है वो कोई जो सम्राट है वो एक राट, कोई राजाधिराज आदि विरुद्ध धारण करते थे, तो उनका वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तट तक विस्तृत सहस्त्र योजन भूमि को चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र बताया है। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबारी था, तो उसने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र की रचना है कौटिल्य की। तो उसने हिमालय से लेकर समुद्र तक तट जो है उस तक विस्तृत सहस्त्र योजन भूमि को चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र बताया है। राजसु, वाजपेयी, अश्वमेध जैसे वैदिक चीजों के अनुष्ठान का विधान चक्रवर्ती सम्राटों के लिए किया गया। जो चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने राजसु, किसी ने राजसु यज्ञ, किसी ने वाजपेयी, किसी ने अश्वमेध यज्ञ, उनका आयोजन किया था। प्राचीन इतिहास के प्रतिनिधि महान सम्राटों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि के मस्तिष्क में एकता का यही आदर्श रहा और उन्होंने अपनी विजयों द्वारा इसे यथार्थ रूप में प्राप्त भी किया। प्राचीन साहित्य में राजशासन विषयक सभी मान्यताएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का विशाल भूखंड एक है। तो राजनीतिक एकता का यही सूत्र है। तो प्राचीन साहित्य जो है और उनके जो राजा के जो नियम थे, वो सभी मान्यताएं थी, वो भी इस बात का वर्णन करती हैं या पुष्टि करती हैं कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो विशाल भूखंड है वो एक ही है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक एकता। भौगोलिक एकता हमारा हो गया, उसके बाद राजनीतिक एकता, और तीसरा हमारा पॉइंट बनेगा इसमें सांस्कृतिक एकता। भौगोलिक तथा राजनीतिक एकता के साथ ही हमें भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म, भाषा एवं साहित्य तथा सामाजिक परंपराओं की एकता भी दिखाई देती है। प्राचीन साहित्य में भारत को 7 नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी एवं 7 पवित्र नगरियों अयोध्या, मथुरा, माया मतलब हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारावती की भूमि मानकर प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया है। प्राचीन साहित्य में हमें भारत को 5 जो पवित्र नदियां मानी गई है, 7 नदियां मानी गई है भारत की, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, और जो 7 पवित्र नदियां हैं ये हो गई। और उसके बाद 7 पवित्र नदियां मानी गई थी, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, और 7 पवित्र नगरियां भी मानी गई हैं। 7 पवित्र नगरियां जो थी वो कौन सी थी? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, हरिद्वार को माया बोला जाता था, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारावती की भूमि मानकर प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया है। स्नान के समय श्लोक पढ़कर 7 नदियों का आह्वान किया जाता था। जब हम स्नान करते थे तो श्लोक पढ़कर 7 जो नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, इनका आह्वान किया जाता था। इनके अंतर्गत प्राय समस्त भारतीय भूखंड आ जाता है। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के द्वारा भी पुनर्जन का विधान है। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के द्वारा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है कि तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से भी अधिक है। महाभारत के जो वन पर्व है, वन पर्व में वर्णन मिलता है कि तीर्थों में जाने का से जो पुण्य मिलता है वो यज्ञों से भी ज्यादा अधिक है। जो पुण्य बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करने में भी नहीं मिलता, वह तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। कि बहुत ज्यादा अगर आप दक्षिणा दे दोगे और यज्ञों अग्नि अष्टमादि यज्ञ जो है वो करोगे, उससे जो आपको पुण्य मिलेगा, अगर आप तीर्थ यात्रा करते हो तो जो सबसे ज्यादा यज्ञ का आयोजन किया गया और बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दी गई, उससे भी ज्यादा आपको पुण्य मिलता है। किससे? तीर्थ यात्रा से। इस अवधारणा ने भी भारतीय एकता को सुदृढ़ किया। प्रत्येक धर्म में तीर्थ स्थलों की जो सूची मिलती है वे किसी क्षेत्र विशेष में सीमित न होकर संपूर्ण देश में फैले हुए थे। उत्तर के निवासियों के लिए सुदूर दक्षिण के तीर्थ उतने ही श्रद्धेय थे जितने कि दक्षिण के निवासी उत्तरी तीर्थों को
मानते हैं कि उत्तर के जो निवासी थे उनमें ये नहीं था कि वो साउथ के हैं और ये नॉर्थ के हैं, तो उत्तर और दक्षिण में कोई भेदभाव नहीं था और वो सब उनको जो तीर्थ हैं उनको समान रूप से उपयोगी मानते थे। पुराणों के अनुसार 4 तीर्थ माने गए थे। पूर्व में श्वेत गंगा, पश्चिम में गोमती कुंड, द्वारका स्थित जो गोमती नदी है उसको पश्चिम में गोमती कुंड था, द्वारका में जो स्थित है गोमती नदी। उत्तर में तप्त कुंड बद्रीनाथ है और दक्षिण में धनुष तीर्थ है। इसी प्रकार 4 विशाल सरोवर पंपासर, बिंदुसर, नारायणसर तथा मानसरोवर देश की चारों दिशाओं में स्थित हैं। तो 4 जो विशाल सरोवर है वो है पंपासर, बिंदुसर, नारायणसर तथा मानसरोवर देश की चारों दिशाओं में स्थित थे। भारत के विभिन्न भागों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से ही महान दार्शनिक शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। ये उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मैसूर, पूर्व में पुरी उड़ीसा तथा पश्चिम में द्वारका में स्थित थे। जो 4 मठ हैं वो कहाँ किसने स्थापित किए? आदिगुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में स्थापित किए थे। उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मैसूर, पूर्व में पुरी उड़ीसा तथा पश्चिम में द्वारका में स्थित थे। ये मठ समस्त देश की हिंदू जनता के लिए समान रूप से पवित्र एवं पूजनीय रहे। हिंदू इन तीर्थों की यात्रा कर आज भी अपने को धन्य मानते हैं। मनुस्मृति तथा भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। मनुस्मृति तथा भागवत पुराण में भारत को क्या कहा गया है? देवों द्वारा निर्मित देश कहा गया है। किसमें कहा गया है? मनुस्मृति तथा भागवत पुराण में। महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा कहा है, देवताओं की आत्मा। महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा कहा है। देश के सभी जनों ने इस देवता को स्वीकार किया। विष्णु पुराण में भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, धन्य है वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। धन्य है वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। यह प्रशंसा जो है वो किसमें, कौन से पुराण में की गई है? विष्णु पुराण में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है और कहा गया है, धन्य है वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ की भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के साथ साथ अपवर्ग यानी मोक्ष की भी साधना होती है। देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना के लिए भारत में पुनः जन्म लेते हैं। भारतीय परंपरा में जननी तथा जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाति गरीयसी। तो भारतीय परंपरा में जननी यानी माता तथा जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। तो राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है में गुरुकुल से लौटने के पश्चात संपूर्ण भारत भूमि का पर्यटन छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक बताया गया है। तो राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसमें कहा गया कि जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद, गुरुकुल से लौटने के बाद संपूर्ण भारत भूमि का कि छात्र जो है उसको संपूर्ण भारत का यात्रा करनी चाहिए, उससे उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे ही उल्लेख निश्चित भारतीयों के मन में जन्मभूमि के प्रति महती श्रद्धा को सुदृढ़ करते हैं। धर्म के क्षेत्र में हम पाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवताओं एवं देवियों की पूजा समूचे देश में की जाती थी। संत महात्माओं, धर्मोपदेशकों आदि के द्वारा इस धार्मिक एकता की पुष्टि हुई। शंकर, रामानुज आदि का पूरे देश में सम्मान था। दार्शनिक विचारों में भी समरूपता मिलती है। ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म संबंधी विचार पूरे देश के दर्शन में मिलते हैं। यह सही है कि भारत में भाषाओं की विविधता है, किंतु भारतीय भाषाओं की लिपियों का उद्गम ब्रह्मी लिपि से ही हुआ है। भारत में भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं, लेकिन उनका जो उद्गम हुआ है वो उन सब का जो उद्गम है वो ब्रह्मी लिपि से हुआ है। सभी भाषाएं संस्कृत से उद्धृत तथा प्रभावित हैं। इसमें लिखित साहित्य प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है। संस्कृत भाषा वस्तुतः भारतीय संस्कृति की वाहिका है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण
आदि का पठन पाठन संपूर्ण देश में होता रहा है। लौकिक साहित्य भी एकता के साधन रहे हैं। कालिदास का काव्य समस्त देश का गौरव है। पंचतंत्र की कथाएं, नीति ग्रंथ, सुवासित साहित्य का पूरे देश में प्रचार प्रसार था। पाणिनि, पतंजलि आदि के ग्रंथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिक्षा के सम्मान माध्यम थे। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में देश के प्रत्येक कोने से विद्यार्थी एकत्र होकर इस तथ्य की पुष्टि करते थे कि विविधताओं के होते हुए भी भारत में देश के प्रत्येक कोने से विद्यार्थी एकत्र होकर इस तथ्य की पुष्टि करते थे कि विविधताओं के होते हुए भी भारत देश एक है। भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं कि अलग अलग कोने से विश्वविद्यालयों में जो छात्र आते थे और एकत्रित होते थे और वो इस बात की पुष्टि करते थे कि विविधताओं के होते हुए भी भारत देश एक है। देश की मौलिक एकता को प्रोत्साहन देने में कला का भी योगदान रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, बुद्ध, तीर्थंकर आदि की प्रतिमाएं संपूर्ण देश में प्राय एक ही लक्षण तथा मुद्रा में प्राप्त होती हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि समान कलाकारों द्वारा ये निर्मित हुई हैं। कि जितने भी जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, बुद्ध, इनकी जो प्रतिमाएं संपूर्ण देश में लगभग एक जैसी हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य देवता की मूर्ति अलग है, शिव जी की मूर्ति अलग है, कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग उनकी मूर्तियां बनाएगी, उनमें एकताएं हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी समान कलाकारों द्वारा बनाई हुई हैं। कला के कुछ मांगलिक प्रतीकों यथा स्वास्तिक, धर्मचक्र, कमल, पूर्ण घट्ट आदि को संपूर्ण देश में मान्यता प्रदान की गई है। पाषाण एवं गुहा स्थापत्य में भी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ साथ समान भारतीय तत्व परिलक्षित होते हैं। क्षेत्रीय विशेषताएं तो हैं पाषाणों में और गुहा स्थापत्य जो गुफाएं जो बनाई गई थी उनमें, लेकिन उनमें बहुत से समान भारतीय तत्व मिलते हैं। भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भारी विषमताओं के बावजूद हमें एक प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। वर्णाश्रम, धर्म, संस्कार, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के लिए आदर्श स्वरूप रहे हैं, जिन्हें स्थापित एवं प्राप्त करने के निमित्त न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र प्रयास हुए हैं। वर्ण आश्रम धर्म तो हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ है। भौतिक सुख एवं वैभव के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण प्राय समान रहा है। धर्म के अनुसार धन का उपार्जन, उससे अपना तथा कुटुंब का पोषण, योग्य पात्रों को दान आदि एवं अन्य धार्मिक कार्यों में उसका व्यय ही धन के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण रहा है। आर्थिक संगठन एवं संस्थाएं भी प्राय संपूर्ण देश में समान थी। एक देश के जो कोई भी भाग है उसके व्यापारी एवं व्यवसायी दूसरे भाग में जाते और धंधा करते थे। एक भाग से जो व्यापारी जो लोग थे एक इस कोने से उस कोने में अलग अलग भागों में अपना व्यापार करने के लिए जाते थे। इन सब का राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में योगदान रहा। व्यापारियों के पारस्परिक लेन देन में राज्यों की सीमाएं बाधक नहीं होती थी। उनके ऊपर ऐसी कोई बाधा नहीं थी कि इस राज्य का जो व्यक्ति है वो इस राज्य में जाकर व्यापार नहीं कर सकता है। वो सब एक दूसरे राज्य में जाते थे। इन सब का राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में योगदान रहा। व्यापारियों के पारस्परिक लेन देन में राज्यों की सीमाएं बाधक नहीं होती थी। राज्यों एवं राजाओं के परिवर्तन होते रहने पर भी आर्थिक ढांचा प्राय एक समान बना रहा। तो उपयुक्त जो विवेचना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी या विभिन्नता में एकता, उसके लिए जो राजनीतिक एकता, भौगोलिक एकता और सांस्कृतिक एकता, वो है भारतीय संस्कृति में बाह्य एवं दृश्यमान विषमताओं के मध्य एक सारभूत मौलिक एकता है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। यह विभिन्नता में एकता ही भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट करके जरूर बताना और भाई लाइक कर दिया करो। एक छोटा सा एक लाइक मिल जाता तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के बाद और आपके लिए कितनी लाभकारी हो रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को
शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बना के लेके आता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपके मोटिवेशन, अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो ही मैं आगे आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर ऑफिस में रहने के बाद रात को 12-1 बजे तक जागना पड़ता है, तो कम से कम इस मेहनत का मुझे थोड़ा सा तो फल मिलना ही चाहिए। अगर आप इच्छुक हैं कि मैं ये चैनल चलाऊं और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए लगातार मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट जो है, जैसे केसी श्रीवास्तव जी की बुक है, ये पूर्ण करेंगे हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं। यूजीसी नेट नेक्स्ट वीक में आपका, शायद से नेक्स्ट वीक में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जून में आपका अभी क्या है, 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के लिए आपको रेगुलर अगर तैयारी करोगे तो ही आपको आप जो सिलेबस है वो पूरा कर सकते हो। और जो उनमें शायद असिस्टेंट प्रोफेसर आचार्य संहिता जब हट जाएगी, तो शायद आचार संहिता हटने के बाद ही आएगी, तो हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो भी आ जाएंगी। तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए, और जो यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी हम कम से कम 10 साल के तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी करना चाहते हैं, तो विद सॉल्यूशन हम करवाएंगे, तो वो भी करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे, मेरे जो नेट मैंने क्वालिफाई किया था, तो नेट क्वालिफाई करने के समय मैंने पिछले 12 से 13 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने सोल्व किए थे, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं वो लेके आऊँगा आपके लिए, सीरीज पूरी चलाएंगे हम। तो 10 से 12 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरे कर देंगे, तो 1 महीना कम से कम उसमें लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी लेके आऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद, और लाइक, शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू।